अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं ये डिटेल में हम समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक डायग्राम मैंने शो करवाई हुई है जो कंप्लीट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब कर रही है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली हम अगर नक्शा बनाएं अपने कंप्यूटर का कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी होगी और कहाँ से कैसे डाटा किन कंपोनेंट्स के दरमियान मूव करेगा, उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ कंपोनेंट्स मेन आपके सामने इस डायग्राम के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं जिनको वन बाय वन उनकी डेफिनेशन के लिहाज से हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हर एक कंपोनेंट की डिस्क्रिप्शन या उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर देखें तो आपके सामने इनपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं और यहाँ से डाटा जो है हमारा मूव करके जा रहा है। यहाँ पर ऊपर देखें तो दो लाइनें जो हैं वो आपके सामने डिस्क्राइब की हुई हैं। जो हमारी डॉटेड लाइन होगी वो डाटा के फ्लो को या इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर मूव करके जा रही हैं वो बताएगी, और जो हमारे पास ब्लैक कलर की लाइन है वो कमांड या कंट्रोल सिग्नल कहाँ से कैसे मूव करते हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर वो हमें डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा जो है वो इनपुट करते हैं, वो मेन मेमोरी में आ जाता है और मेन मेमोरी में आने के बाद ये डाटा जो है या इंस्ट्रक्शंस जो हमारी हैं वो रजिस्टर्स में जाती हैं और रजिस्टर्स से आगे फर्दर जो है हमारे कंप्यूटर का जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसके पास जाती हैं। वो उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं और कंप्यूटर की कमांड्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद यही रिजल्ट वापस आता है हमारे पास रजिस्टर्स में और फिर वापस आएगा मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी से जो रिजल्ट वापस आ चुके हैं उनको या तो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो हमें स्क्रीन के ऊपर जैसे डाटा दिख रहा है तो ये आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफर होगा। इसी तरह हम मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि उसमें डाटा परमानेंट जो है वो स्टोर हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये तो रेड लाइंस हमने देख ली कि डाटा हमारा कहाँ से कैसे मूव करके जा रहा है इस आर्किटेक्चर के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर की लाइनें आप लोगों को दिख रही हैं। ब्लैक कलर की लाइनें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है उससे एग्जिट हो रही हैं, उससे निकल रही हैं। हमारी जो कंप्यूटर की कमांड्स हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की तरफ भी जा रही हैं, रजिस्टर्स की तरफ भी आ रही हैं, मेन मेमोरी की तरफ भी आ रही है और यहाँ से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भी जा रही है और यहाँ से इनपुट डिवाइसेस की तरफ भी जा रही है और यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जा रही है। मतलब ये कि ये ब्लैक लाइन हमें बता रही है कि कंप्यूटर का जो कंपोनेंट सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है वो एक्चुअली अपने ऑर्डर्स या कमांड्स इशू करता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जाती हैं, जिनके मुताबिक हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये एक कंप्लीट कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर एक तस्वीरी शक्ल में डिस्क्राइब किया गया है। अब वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है क्या और किस मकसद के लिए यूज हो रहा है। अभी तक अगर इस डायग्राम के हर कंपोनेंट की डिस्क्रिप्शन का नहीं पता चला हमें तो हम वन बाय वन एक एक चीज को देखेंगे, अभी अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वन जो हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे अज्जा पर मुश्तमिल होता है। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर कंपोनेंट जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर। All components works together and communicate with one another। हर सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। The way in which these components are organized, ऐसा तरीकाकार, ऐसा मैकेनिज्म जिसके मुताबिक इन तमाम कंपोनेंट्स को हम उनकी पोजीशन पे लगाते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकें ये सारे कंपोनेंट्स। इस अमल को या इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें जो जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो कंप्लीट इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है। इनपुट डिवाइसेस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दे इनेबल द इनपुट ऑफ डाटा एंड कमांड्स इनटू द सिस्टम विच इज प्रोसेस बाय कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी मदद से हम कमांड्स या डाटा जो है वो इनपुट करते हैं जिसको हमारा कंप्यूटर का जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर देखें कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, ये हमारी क्या है,
इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है मेन मेमोरी। यहाँ पर देखें तो जो हमने इनपुट किया था वो डाटा कहाँ गया था, मेन मेमोरी मतलब रैम के अंदर। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। मेन मेमोरी ऑफन रेफर टू एज ए प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। RAM random access memory is an essential component of computer system where data and instructions are temporarily stored while the computer is running। जब हमारा कंप्यूटर रन हो रहा होता है तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक मेमोरी यूज की जाती है जिसे हम मेन मेमोरी का नाम देते हैं, जो उन इंस्ट्रक्शंस या उन डाटा को होल्ड करता है जिसके ऊपर हमारा CPU प्रोसेसिंग करनी होती है या वो कर चुका होता है। यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर रैम की स्ट्रक्चर या डायग्राम भी आपके सामने दिख रही होगी, इसकी इमेज मैंने लगाई हुई है। अब रैम या जो हमारी मेन मेमोरी है उसके एक दो पॉइंट हैं, वो कौन से, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे कहा जाता है, या इसमें पड़े हुए डाटा को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी बाइट का डाटा रैम से आप एक्सेस कर सकते हैं बाई स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ दैट बाइट। आपके किसी भी कंपोनेंट ने रैम से डाटा लेना है तो वो उससे डाटा ले सकता है, लेकिन रैम को उसे बताना क्या पड़ेगा, उस बाइट का एड्रेस जिस बाइट के डाटा को उसने एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसे रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें से रैंडमली किसी भी बाइट का डाटा उठा सकते हैं, सिक्वेंशली आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। फिर इसका एक और पॉइंट आता है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी तमाम मेमोरीज जिनका डाटा लॉस हो जाए जब कंप्यूटर ऑफ किया जाता है तो उन तमाम मेमोरीज को हम वोलेटाइल मेमोरीज का नाम देते हैं। तो इनमें एक ये मेन मेमोरी भी वोलेटाइल मेमोरी में आती है जिसका डाटा लॉस हो जाता है जब कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट था वो है रजिस्टर। अब देखें तो हमारा डाटा जो है मेन मेमोरी से किधर जा रहा है, रजिस्टर्स की तरफ। तो रजिस्टर्स याद रखिएगा ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन ये 64 बिट के इससे ज़्यादा तकरीबन छोटा साइज होता है। तो रजिस्टर्स ऐसी मेमोरी लोकेशंस हैं जो CPU के अंदर ही लगी होती हैं, और जो रैम से डाटा आया है फैच आउट होके जिसके ऊपर CPU ने प्रोसेसिंग करनी है, वो एक्चुअली हमारा जो CPU है वो इन तमाम ऑपरेंड्स जिनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है वो डाटा अपने आसपास कुछ मेमोरीज के अंदर स्टोर करवाता है। वो आसपास जो मेमोरी लगी होती हैं CPU के आसपास, वो हमारी कौन सी होती हैं, वो रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर देखें, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। They are used to store data and instructions temporarily while they are being processed। अब हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के CPU के अंदर वो हमारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। थिंक ऑफ देम एज अ CPU ऑन प्राइवेट मेमोरी। ये CPU की एक तरह से अपनी प्राइवेट मेमोरी है, मच फास्टर देन मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है। याद रखिएगा वो मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है जो जितने ज़्यादा CPU के करीब लगी होती है वो उतनी ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर वो हमारा कौन सा है जी, वो हमारा है CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है CPU Central Processing Unit is often referred as a brain of computer. It's the primary component responsible for executing instructions and processing data। ये कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है, और इसका काम क्या है, हमारे डाटा की एग्जीक्यूशन करना या डाटा प्रोसेसिंग करना। अब नेक्स्ट बताया हुआ है कि ये जो हमारा CPU है इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो ये पहले रैम से डाटा को फैच आउट करता है, फिर उसे डीकोड करता है, मतलब उसे ट्रांसलेट करेगा ऐसी इंस्ट्रक्शंस में जो अंडरस्टैंडेबल हो कंप्यूटर के लिए, और फिर उसके अलावा उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो हमारा जो CPU है वो किसी भी टास्क को 3 स्टेप में परफॉर्म करता है। पहले वो टास्क या इंस्ट्रक्शंस को रैम से फैच आउट करता है, हासिल करता है, फिर उसे इंटरप्रेट करता है, फिर उसे डीकोड करता है, कंप्यूटर की कमांड्स में कन्वर्ट करता है, और जिन जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, उनको हासिल करता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है एग्जीक्यूट यूनिट से। तो ये 3 स्टेप के अंदर हमारा CPU जो है वो वर्किंग परफॉर्म करता है। अगर CPU के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे CPU के। वो 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक कंट्रोल यूनिट है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देखें तो आपके पास रजिस्टर्स के नीचे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लगा हुआ है और उससे नीचे कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। अब अरिथमेटिक जो यूनिट है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है, वो कौन सी, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कैलकुलेशन हो रही होती है, बाइनरी अरिथमेटिक, वो हमारा यही
जो है यूनिट सीपीयू का वो परफॉर्म करता है। और हमारा जो लॉजिकल यूनिट होता है वो एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक गेट्स जो लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर उनके मुताबिक काम कर रहा होता है। दो वैल्यूज को कंपेयर करके हमें बताता है कि वैल्यूज बड़ी हैं, लेस देन है या ग्रेटर देन है। और दूसरा जो कंट्रोल यूनिट है उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट, सीपीयू का ऐसा कंपोनेंट जिसने तमाम कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। एज ए सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर काम करता है, जिसने तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करने होते हैं, वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों को पता है ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे आपके सामने है तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर के सामने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। और आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स शो की हुई हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनमें आप परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का नाम देते हैं। देखिए हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये हमारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जिनमें परमानेंट डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। तो ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लास्ट कंपोनेंट था जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड किया कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाजमी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।